बच्चों अपने पॉलिटी के रिवीजन को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग देखने जा रहे हैं संघीय मंत्री परिषद, लोकसभा और राज्यसभा का हम लोग क्विक रिवीजन करने जा रहे हैं। इतना क्विक कि बहुत जल्दी आप उसको रिवाइज कर सकें। देखिए, जब भी यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करते हैं या संघीय मंत्री परिषद की हम बात करते हैं तो पहले तो आपको मंत्री याद करने कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। एक होता है कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री क्या होता है? जो प्रशासन की सर्वोच्च इकाई होती है, ये वहां पर होता है। ठीक है, ये किसी विभाग का हेड होता है। ठीक है, और ये सरकार की नीतियों का संचालन करता है। कैबिनेट मंत्री क्या करता है? सरकार की नीतियों का संचालन का काम करता है। फिर उसके बाद दूसरा मंत्री आता है, उसे हम लोग बोलते हैं राज्य मंत्री। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? राज्य मंत्री। राज्य मंत्री क्या होता है? किसी भी विभाग का इसको स्वतंत्र प्रभार दे दिया जाता है। किसी भी विभाग का इसको स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है। और तीसरा होता है उपमंत्री। तीसरा होता है क्या? उपमंत्री। इसका काम क्या होता है? राज्य मंत्री और कैबिनेट इन दोनों की सहायता, दोनों की हेल्प करने का काम होता है इस उपमंत्री का। ठीक है, तो तीन प्रकार के आपको याद रखना है कि मंत्री परिषद में मंत्री होते हैं। देखो, अगर हम लोग इससे रिलेटेड आर्टिकल्स को देखें तो आर्टिकल 53 क्या कहता है, 53 क्या कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति कहां पर है? संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो कहां पर है? वो राष्ट्रपति में है। ठीक है, लेकिन मंत्री परिषद से रिलेटेड आर्टिकल 74 क्या कहता है? कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए क्या होगी? एक मंत्री परिषद होगी। एक मंत्री परिषद होगी। ठीक है, यह मंत्री परिषद क्या करेगी? मंत्रियों की नियुक्ति करेगी, नियुक्ति करेगी मिनिस्टर्स की। ठीक है, और नियुक्ति किसकी होती है? पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा। पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा यह नियुक्ति की जाती है। ठीक है, अब थोड़ी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज देखिए, ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं, पॉइंट ध्यान दीजिएगा। अगर कोई मंत्री किसी भी सदन का, मतलब ना लोकसभा का ना राज्यसभा, किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो क्या होगा? 6 माह में बनना होगा। 6 माह में क्या बनना होगा? उसको सदस्य बनना होगा। बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर ऐसा नहीं करता है, ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है, क्या नहीं होता है? मतलब अगर ये सदस्य नहीं बनता है तो मंत्री पद पे नहीं रहेगा। 6 महीने बाद वो मंत्री नहीं रहेगा। ठीक है, इसे दोबारा मंत्री नहीं बनाया जा सकता। इसे दोबारा मंत्री नहीं बना सकते। ठीक है, कि उसे फिर अगले 6 महीने का मौका दे दिया, ऐसा का नहीं है। ठीक है, अब कार्यकाल की बात करते हैं। ये जो कार्यकाल होता है मंत्री परिषद का वो कितना होता है? 5 वर्ष। ठीक है, और सदन का विश्वास तक। अगर सदन का विश्वास चला गया है तो मंत्री परिषद भंगी हो जाएगी। ठीक है, फिर एक 91 अमेंडमेंट हुआ था, 91st अमेंडमेंट हुआ था, संविधान संशोधन हुआ था 2003 में। उसमें क्या कहा गया कि लोकसभा के सदस्यों की 15% सदस्य मंत्री परिषद में हो सकते हैं। इससे ज्यादा नहीं होंगे, याद रखना। 15, दिल्ली के लिए ये 10% है, यहां पर 15% है। ठीक है, अब देखो इस मंत्री परिषद का काम क्या होता है? मंत्री परिषद क्या होती है? लोकसभा के प्रति उसकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं है। ये लोकसभा के प्रति, लोअर हाउस है उसके प्रति
इसकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, मंत्रिपरिषद की बैठक कम से कम वीक में एक बार होनी चाहिए। ठीक है, इसकी जो बैठक होती है, मंत्रिपरिषद की जो बैठक होती है, वो सप्ताह में एक बार होनी चाहिए, या प्रधानमंत्री जब चाहे तब होनी चाहिए, रोज चाहे तो रोज होगी। ठीक है, यदि पीएम बाहर हो, ठीक है, यदि पीएम बाहर है और ये बैठक चल रही है तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? वरिष्ठ मंत्री करेगा। ठीक है, अब ये जो बैठक होती है इसका कोई कोरम नहीं होता, इसमें कोई कोरम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, और कैबिनेट ही हर निर्णय लेती है, कैबिनेट ही हर डिसीजन को या हर निर्णय को लेती है। ठीक है, इतना आपको समझना है। अब हम लोग पार्लियामेंट को समझते हैं। मैंने आपको बात की थी पार्लियामेंट में कि संसद किससे बनती है? 3 लोगों से बनती है, लोकसभा से, राज्यसभा से और प्रेसिडेंट से बनती है। ये 3 लोग मिलकर संसद का गठन करते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट भारतीय संविधान में कहां पर है? अभी चूंकि पार्ट 5 ही चल रहा है तो भाग 5 में है। किस आर्टिकल से कहां तक? 79 से 123 तक आपको लोकसभा और राज्यसभा के बारे में आपको यहां पर जानकारी मिलेगी। तो चलिए हम लोग लोकसभा को समझते हैं। लोकसभा का कंपोजिशन देखते हैं कि इसका कंपोजिशन या संगठन कैसा होता है लोकसभा का। ठीक है, जो हमारा बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन था या हमारा जो मूल संविधान था, मूल संविधान जो अंबेडकर जी के समय में 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, मूल संविधान में लोकसभा के लिए 500 सीट्स की व्यवस्था की गई थी। लोकसभा में 500 सीटें होंगी। लेकिन फिर एक संविधान संशोधन होता 31st अमेंडमेंट एक्ट आता है, ये होता है 1974 में। यहां पर सीटों को क्या कर दिया गया? 525। और फिर इस समय कितनी कर दी गई? अब कितनी है? 545। ठीक है, ओके, याद रखना आपको। फिर क्या हुआ कि गोवा दमन दीव पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ था, और ये अधिनियम पास हुआ था, पुनर्गठन अधिनियम, ये पास हुआ था 1987। ठीक है, तो फिर कुछ सीटें और बढ़ गई और ये हो गई 552 तक। ठीक है, वर्तमान में कितनी है? इतनी है। ठीक है, अब देखिए प्रोविजन क्या किया गया कि अगर 552 सीटें रखनी है तो 530 क्या करनी है आपको? राज्यों से आएंगी, 20 सीटें यूनियन टेरिटरी से आएंगी, ये स्टेट से आएंगी, और 2 सीटें एंग्लो इंडियन होंगी, लेकिन वर्तमान में जो सीटों का नंबर है वो है 545 लोकसभा में। तो वहां पर क्या किया गया? 530 प्लस 13 प्लस 2, मतलब ये स्टेट से आएंगी, 13 सीटें यूटी से होंगी और ये 2 सीटें हैं वो एंग्लो इंडियन की होंगी। अब इनको भी हटाया जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आपको कुछ चीजें ध्यान देनी है, जैसे एससी और एसटी का जनसंख्या के अनुपात में अनुपात में आरक्षण दिया गया है लोकसभा में। ठीक है, इसके लिए आर्टिकल कौन सा, अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि आर्टिकल कहां पर एक प्रोविजन है, तो आर्टिकल 330 में इस बात का प्रोविजन किया गया है। एक अमेंडमेंट हुआ था 95 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये 2009 में आया था
और यहां पर क्या किया गया कि आर्टिकल 334 में, ठीक है, आर्टिकल 334 में संशोधन किया गया, संशोधन किया गया और इसके द्वारा क्या किया गया था, 2020 तक रिजर्वेशन को बढ़ा दिया गया, ठीक है। और फिर इसमें फिर संशोधन किया गया 2019 में, 2019 में इसी में फिर संशोधन किया गया और संशोधन के द्वारा अब इसे 2030 तक रिजर्वेशन को बढ़ा दिया गया, ठीक है। तो अब रिजर्वेशन 2030 तक है, इसके बाद समीक्षा की जाएगी। तो ये जो रिजर्वेशन होता है ये किस बेस पे होता है, या फिर ये सीटों का परिसीमन किया जाता है, क्षेत्र निर्धारण किया जाता है। तो बात की गई कि परिसीमन होगा, सीटों का एरिया जो लोकसभा की सीट है ये प्रत्येक 10 वर्ष में होगा, ठीक है। यहां पर बात की गई कि 1971 के आधार पर जो अभी सीटें हैं 1971 जनसंख्या के आधार पर वो 543 है, ठीक है। और 84वां अमेंडमेंट रखा गया, 84वां संविधान संशोधन आया और इसमें कहा गया कि 2026 तक, ठीक है, जो राज्यवार प्रतिनिधित्व है वो 543 ही रहेगा, 543 ही रहेंगे, 2026 तक अभी सीटें नहीं बढ़ाई जाएंगी, ठीक है। विस्तार प्रोजेक्ट है वो कुछ इसी से रिलेटेड है कि पार्लियामेंट का विस्तार किया जा रहा है और नई पार्लियामेंट बनाया जा रहा है, हम लोग समझेंगे उसको करंट में। अब हम लोग इलेक्शन की बात करते हैं कि लोकसभा का इलेक्शन कैसे होता है। सबसे पहली चीज यहाँ पर हम सभी लोग वोटर बन के जाते हैं और अपने अपने कैंडिडेट को चुनते हैं, तो मतलब प्रत्यक्ष रूप में इलेक्शन होता है, ठीक है। दूसरी चीज 18 वर्ष की आयु होनी चाहिए, मतलब वयस्क मताधिकार है, बस मताधिकार मतलब 18+ ईयर होनी चाहिए। भारत के नागरिक हों आप, अगर आप नागरिक नहीं है तो वोट नहीं डाल सकते आप, ठीक है। पहले ये आयु 18 थी, 18 कर दी गई, पहले ये 21 थी, 21, और इसे घटाकर 18 किया गया, ठीक है, 18 ईयर्स किया गया। तो कौन सा संविधान संशोधन था पूछा जाए तो आप बताएंगे 61 अमेंडमेंट एक्ट था ये, और ये 1989 इसको लाया गया, ठीक है। अगर इसकी योग्यता की बात करें या इसके लिए कौन अयोग्य होगा, कौन इसके लिए अयोग्य होगा, ठीक है, अनिवासी, जो निवासी नहीं है वो नहीं दे सकते, कोई अपराधी या भ्रष्ट आचरण वाला, या कोई पागल हो या दिवालिया हो, ये लोग इसके लिए अयोग्य हैं, ठीक है, वो लोग इलेक्शन नहीं कर सकते। अब लोकसभा के लिए आहार्यता क्या होनी चाहिए, इलेक्शन के लिए ये तो इतने लोग डाल सकते हैं, ठीक है, ये तो वोटर की बात हो गई। अब अगर कैंडिडेट की बात करें, अगर कैंडिडेट की बात करें तो इसके लिए योग्यता क्या है जो वहां पर खड़ा होगा। पहली चीज फिर नागरिक होना चाहिए, मिनिमम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। 1951 पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट द्वारा बनाई गई योग्यताओं का पालन करना चाहिए, किसी लाभ का पद पे ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, दिवालिया ना हो, ठीक है, और दल बदल कानून का दोषी ना हो, कानून का दोषी नहीं होना चाहिए। अगर इतनी चीजों को पूरा कर रहे हैं तो आइए आप हमारे कैंडिडेट बनिए और हम लोग आपके लिए वोट करेंगे, ठीक है। तो ये जो प्रोसीजर है इसको वहां पर लागू करा गया है और इसी के अनुसार ही क्या होता है, आपका इलेक्शन होता है, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली कि लोकसभा के गर्भपूर्ति कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं, हम लोग दल बदल की बात कर रहे थे, पहले दल बदल की एक चीज देख ले। दल बदल कानून है जो कब आया, कब ये कानून बना,
तो आपको याद रखना है 52nd एक अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, ठीक है, 1985 में राजीव गांधी इसको लेके आए थे, ठीक है। इसी से संविधान में एक 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, ठीक है। और वहीं से दल बदल के संबंध में कानून लागू हो जाता है। खैर, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कोई भी मेंबर दोनों सदनों का एक साथ सदस्य नहीं होना चाहिए, दोनों सदनों का एक साथ सदस्य नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आप लोकसभा पहले जीते थे, बाद में राज्यसभा जीते, तो पहला वाला पद समाप्त हो जाएगा, ये बना रहेगा। या फिर आप पहले राज्यसभा से थे, बाद में आप लोकसभा से इलेक्शन लड़ रहे थे, जैसे ही आप इलेक्शन लड़ोगे तो अपने आप राज्यसभा से आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है। किसी की भी जो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता है, उसकी अयोग्यता का निश्चय कौन करेगा? अयोग्यता का निश्चय कौन करेगा? ठीक है, ये वाली बात आएगी। तो राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति कैसे करेगा? निर्वाचन आयोग की सलाह पर, आयोग की सलाह पर प्रेसिडेंट करेगा। अगर आर्टिकल पूछ लें कौन सा, तो आप बता दीजिए ना। आर्टिकल है 103, 103 आर्टिकल में प्रोविजन किया गया, ठीक है। लेकिन अगर दल बदल के आधार पर अयोग्यता होगी, दल बदल के आधार पर अयोग्यता की बात आ रही है, तो क्या होगा? ठीक है, इसमें जो फाइनल डिसीजन होता है ना, वो लोकसभा में लोकसभा के स्पीकर का होता है, मतलब अध्यक्ष का होता है। और जो राज्यसभा होती है, राज्यसभा में इस प्रकार के डिसीजन देने का काम राज्यसभा का सभापति करता है। ये बताएगा कि कौन योग्य है और कौन अयोग्य है, ठीक है। तो ये काम स्पीकर और सभापति को दिया गया है क्रमशः। अगर इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाया जाए, ठीक है, तो लोकसभा के सदस्य का टेन्योर कितना है? टेन्योर है लोकसभा का 5 वर्ष। मतलब लोकसभा में जो भी आया वो एमपी बन के आया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के, 5 वर्ष है। या फिर अविश्वास प्रस्ताव पास होने तक, ठीक है। अब याद नहीं, इस टेन्योर को 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है एक बार में। फिर 1 वर्ष बढ़ा सकते हो, फिर 1 वर्ष बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे करके आप टोटल +2 ईयर को इंक्रीज कर सकते हो। कब? आपातकाल के समय। आपातकाल मतलब नेशनल आपात, नेशनल इमरजेंसी के समय, मतलब 352 के समय। 356 में क्या प्रोविजन है? वहां पर ऐसा वो राज्यों से संबंधित है, तो 352 में ऐसा करके आप 2 वर्ष तक के लिए इसको बढ़ा सकते हो, ठीक है। अब अगर आपातकाल की समाप्ति हो गई है कभी भी, तो 6 माह से आप अधिक समय तक नहीं, 6 माह में आपको इलेक्शन कराने होंगे, ठीक है। आपातकाल की समाप्ति के 6 माह में इलेक्शन कराने होंगे, ठीक है। याद रखिएगा, एक संविधान संशोधन आया था, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में आया था, ठीक है। इसके द्वारा जो कार्यकाल है, ठीक है, जो लोकसभा का कार्यकाल था, इसको 6 वर्ष किया गया। लेकिन फिर 44वां अमेंडमेंट एक्ट आया 1978, इसके द्वारा लोकसभा का कार्यकाल फिर दोबारा 5 वर्ष कर दिया गया, ठीक है। अब लोकसभा के क्या होना चाहिए? वर्ष में 2 अधिवेशन होने चाहिए, एक वर्ष में मिनिमम 2 अधिवेशन होने चाहिए, ठीक है। दोनों के बीच 6 माह से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए, दोनों के बीच
6 माह से अधिक का गैप ना हो। ठीक है। और जो लोकसभा का जो कोरम होता है, कोरम बोलते हैं हिंदी में, जिसको गणपूर्ति बोलते हैं, ये कितना हो जाए कि लोकसभा की सदस्यों की कार्य, लोकसभा में कार्रवाई चल सके, इसके लिए कोरम बनाया गया। ये बोला गया जो टोटल सदस्य हैं, सदस्यों का 1/10 हो। मतलब अगर 543 हैं तो उसका 1/10 कितना हो जाएगा? हो जाएगा 54.3। मतलब आपको 55 सदस्य चाहिए कोरम के लिए। ठीक है, तो यहां तक बात समझ में आई होगी। अब लोकसभा में स्पीकर होता है और डिप्टी स्पीकर होता है। लोकसभा में अगर आप जाओगे तो आपको स्पीकर मिलेगा, स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर मिलेगा। मतलब लोकसभा का अध्यक्ष और लोकसभा का उपाध्यक्ष मिलेगा। इन दोनों का कार्यकाल कितना होता है? इन दोनों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ठीक है, या फिर ये स्वेच्छा से त्यागपत्र दे दें तो खत्म हो जाएगा। स्वेच्छा से त्यागपत्र दे दें। त्यागपत्र किसको देंगे? ये अगर अध्यक्ष है तो ये त्यागपत्र देगा उपाध्यक्ष को। बात को ध्यान से सुनिएगा। और अगर उपाध्यक्ष त्यागपत्र दे रहा है तो ये अध्यक्ष को देगा। ठीक है, ठीक है। या फिर इसे समस्त सदस्यों के बहुमत से हटाया जा सकता है। लोकसभा के समस्त सदस्यों के बहुमत से हटा सकते हैं। ठीक है, इसके लिए सूचना, हटाने की इसको सूचना ये 14 दिन पहले देनी होगी। ठीक है, इसको वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है? इसके वेतन भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, ये नई लोकसभा के गठन की प्रथम बैठक तक अध्यक्ष रहता है। नई लोकसभा के गठन की प्रथम बैठक तक अध्यक्ष रहता है। ठीक है, इसकी शपथ जो होती है वो लोकसभा सदस्य के रूप में होती है, स्पीकर के रूप में नहीं होती, ध्यान रखना। अध्यक्ष के रूप में इसकी शपथ नहीं होती, जो लोकसभा के सदस्य के रूप में होती है। ठीक है, क्या क्या काम करता है? सबसे पहले तो ये लोकसभा की अध्यक्षता करता है। ठीक है, क्या करता है? लोकसभा में शांति का माहौल बनाए रखने की कोशिश करता है। ठीक है, सदस्यों को सस्पेंड कर सकता है, निलंबित करने का अधिकार है इसको। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन, जो ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है लोकसभा का, संयुक्त अधिवेशन की भी अध्यक्षता करता है। ओके, मनी बिल है कि नहीं वो यही डिसाइड करता है। मनी बिल है या नहीं ये यही डिसाइड करता है। कास्टिंग वोट देने का अधिकार है इसको। निर्णायक मत देने, अगर बराबर हैं तो वहां पर ही अपना वोट डाल सकता है। ठीक है, लोकसभा में काम होना है कि नहीं तो काम रोको प्रस्ताव पर अनुमति देता है। ठीक है, कि बहुत इंपॉर्टेंट कोई इशू आ गया तो जो काम चला तो उसको रोका जाए और उसको डिस्कस किया जाए। ठीक है, लोकसभा में किस प्रक्रिया के तहत काम होगा उसका काम यही करेगा। प्रक्रिया, किस प्रक्रिया के तहत लोकसभा की कार्यवाही होगी वो डिसाइड कौन करता है? यही करेगा। ठीक है, संसद और राष्ट्रपति के बीच पत्राचार का काम करता है। संसद में जो भी हुआ बताता है। संसद और राष्ट्रपति के बीच पत्राचार यही भाई साहब करते हैं। ठीक है, तो लोकसभा अपने सदस्यों में से ही स्पीकर को चुनती है, हमेशा याद रखना। ठीक है, अब अगर इसके पावर और फंक्शन की बात करें, लोकसभा के पावर और फंक्शन, पावर एंड फंक्शन ऑफ लोकसभा, मतलब शक्तियां और इसके कार्य अगर देखें, क्या देखना है अपन को? लोकसभा की शक्तियां और कार्य, किसके? लोकसभा के।
तो देखो पहली चीज तो आप देखो, संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? बुलाता है कौन? प्रेसिडेंट। ठीक है। अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर। ठीक है। अब संयुक्त अधिवेशन किस मुद्दे पर बुलाते हैं? हमेशा साधारण विधेयक के मुद्दे पर, मनी बिल पे नहीं बुलाते हैं। संविधान संशोधन सिर्फ साधारण विधेयक के मुद्दे पर बुलाया जाता है। ठीक है। और यहां पर क्या होता है? साधारण बहुमत द्वारा, साधारण बहुमत द्वारा विधेयक पास होता है। इतना याद रखिएगा। दूसरी जो चीज है यहां पर, जो याद रखने वाली चीज है, पॉइंट 2 इंपॉर्टेंट है, समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। पॉइंट 2 में जो मंत्री परिषद होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। हम लोग बात कर चुके हैं, वो लोकसभा के प्रति क्या होती है? उत्तरदायी होती है। तीसरी चीज जो इसमें याद रखने वाली है, अगर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया तो क्या करना होगा? तो मंत्री परिषद त्याग पत्र दे देती है। मंत्री परिषद त्याग पत्र दे देती है। ठीक है। लोकसभा क्या करती है? कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है प्रश्न पूछकर। ठीक है। ये पूछा जाए नियंत्रण किसके द्वारा होती है? प्रश्नों के माध्यम से, मंत्रियों से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके माध्यम से। ठीक है। जैसे काम रोको प्रस्ताव लाकर, ठीक है, निंदा प्रस्ताव लाकर, या फिर विधेयकों में संशोधन की बात करके, या फिर विधेयकों में संशोधन की बात कह के कार्यपालिका पर नियंत्रण रखा जाता है। इसके अलावा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है वो आप समझिए। ठीक है। लोकसभा यूपीएससी, कैग, फाइनेंस कमीशन और एससी एसटी और अब तो ओबीसी भी हो गया, ओबीसी कमीशन, ठीक है, इनकी रिपोर्ट पर भी विचार करती है, की रिपोर्ट पर विचार करती है। ये सभी रिपोर्टें राष्ट्रपति के द्वारा पेश कराई जाती है। ठीक है। जो वित्त विधेयक होता है, वित्त विधेयक, ये केवल लोकसभा में ही इसे पारित कराया जा सकता है। मैं पारित कराई। ठीक है। फिर राज्यसभा भेजा जाता है। राज्यसभा क्या करती है? 14 दिन तक डिले कर सकती है, बस 14 दिन में लोकसभा को लौटाना होता है। तुम चाहे मानो और चाहे ना मानो, वित्त विधेयक के केस में, मनी बिल के संबंध में यही होता है। ठीक है। जो भी वार्षिक बजट अनुदान मांगे, जो वार्षिक बजट हैं, जो अनुदान मांगे हैं, ये केवल लोकसभा में ही पेश होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा मेरी बात। ये सभी कहां होती है? केवल लोकसभा में पेश होती है। लेकिन अगर आप गौर करो, जैसे संविधान संशोधन विधेयक या अन्य विधेयकों पर, ठीक है, अगर आप गौर करें, संविधान संशोधन बिल, ठीक है, ये किसी भी सदन में प्रस्तुत हो सकता है, लेकिन इसे अलग अलग पास होना जरूरी होता है। ठीक है। अब इसे संविधान संशोधन बिल को पास कराना है तो कैसे करोगे? सदस्यों के या तो बहुमत से पास कराओ, बहुमत से, ठीक है, या फिर उपस्थित और मत देने वालों के 2/3 बहुमत से, ठीक से पास कराना होता है। ठीक है। ये सॉरी संशोधन विधेयक हो गया। ठीक है।
इस पर ध्यान रखना आपको, ठीक है। नॉर्मल विधेयक के केस में ज्वाइंट सेशन हो जाता है, ठीक है। दोनों सदनों में से कोई, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों में से कोई भी, ठीक है, कोई भी राष्ट्रपति के विरुद्ध, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगा सकती है, दूसरा सदन इसकी जांच करेगा, हमने बात की थी वहां पर, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इनके जजेस को, ठीक है, कदाचार या फिर असमर्थता, ठीक है, मतलब मिसबिहेव बोलते हैं, और कदाचार को बोलते हैं मिसबिहेव, और असमर्थता को बोलते हैं इनकैपेसिटी, ठीक है। इनके आधार पर पद से हटाने का काम भी करती है। रिमूवल ऑफ जजेस कहती है इस प्रोसेस को, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, महाभियोग नहीं बोलते, महाभियोग जैसा ही होता है लेकिन इसको रिमूवल ऑफ जजेस, ठीक है। अगर बुक को ध्यान से पढ़ें, कॉन्स्टिट्यूशन की बुक को, तो वहां पर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपको उपराष्ट्रपति को हटाना है, राष्ट्रपति को हटाने का किसी पे भी, किसी भी सदन में लिया, अगर उपराष्ट्रपति को हटाना है तो पहले राज्यसभा उस प्रपोजल को राज्यसभा में प्रस्तुत होगा, पहले राज्यसभा, फिर लोकसभा द्वारा अनुमोदन दिया जाएगा, बस, ठीक है। उपराष्ट्रपति का केस इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको, ठीक है, यहां पर किसी में भी आ जाएगा, ठीक है। फिर जब भी आप देखेंगे कोई इमरजेंसी लगाई गई है, कोई नेशनल इमरजेंसी लगाई गई है, तो आपको 1 माह में स्वीकृति देनी है, लेकिन अगर 356 के तहत दिखाई गई है तो 2 महीने के अंदर, ठीक है। इसके बाद एक और है राष्ट्रपति, ठीक है, अगर किसी को सर्वक्षमा या फिर कह सकते हो आप एमनेस्टी देना चाहता है, एमनेस्टी का मतलब होता है सर्वक्षमा, ठीक है, सब कुछ उसका क्षमा करना चाहता है, किसी मृत्युदंड भी हो चाहे कुछ, तो इसकी स्वीकृति संसद द्वारा आवश्यक है, इसकी स्वीकृति क्या होती है, संसद से आवश्यक है, ठीक है। तो ये भी आप इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि अभी इस पे काफी विवाद चला था, तो राष्ट्रपति और राज्यपाल पे ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है 2021 प्री में, और मेंस में भी इस पे आपको क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है। तो चीजों को देखना है, समझना है। अब हम लोग देखेंगे राज्यसभा, राज्यसभा अपना काम कैसे करती है, राज्यसभा को चलिए समझते हैं, इंपॉर्टेंट है राज्यसभा। अब हम लोग राज्यसभा को समझेंगे, आरएस या राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा में क्या होते हैं, राज्यों के सदस्य होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, संघ और राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है, संघ और राज्यों का प्रतिनिधित्व है, संघ क्षेत्र मतलब यूटी और राज्यों का प्रतिनिधित्व है, ठीक है। आपको एक याद आर्टिकल रखना है, आर्टिकल 80, आर्टिकल 80 में भाई साहब क्या कहा जाता है कि राज्यसभा का गठन होगा, क्या होगा, राज्यसभा का गठन होगा, ठीक है। आपको एक आर्टिकल याद रखना है, आर्टिकल जो सॉरी टोटल इसमें सदस्य कितने होते हैं, पहले आप सदस्य याद रख लो, 250 इसमें सदस्य हैं, जिसमें से 238 अप्रत्यक्ष तरीके से चुने जाते हैं और 12 को मनोनीत करते हैं, इनको मनोनीत किया जाता है। हमने पहले भी बात करी थी, ये मनोनीत सदस्य किन किन क्षेत्रों से होते हैं, ये कला से हो सकते हैं, साहित्य से हो सकते हैं, विज्ञान से हो सकते हैं, समाज सेवा से हो सकते हैं, या फिर सहकारिता से हो सकते हैं। चीजों को समझिएगा, ठीक है। अब ये जो 238 हैं, ये जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं,
ठीक है। इनका जो चुनाव होता है वो एकल संक्रमणीय मत, एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व होता है, ठीक है। और ये जो चुनाव होता है कौन भाग लेता है? विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है, ठीक है। जो मनोनीत सदस्य होते हैं विधानसभाओं के, मनोनीत सदस्य जो विधानसभा है, वीएस मतलब विधानसभा, वो इसमें टेक्स पार्ट नहीं करते, ठीक है। कहने का मतलब है कि अगर वर्तमान में 245 सदस्य हैं लोकसभा, तो 233 अप्रत्यक्ष तरीके से निर्वाचित होंगे और 12 मनोनीत होंगे, ठीक है। इसमें दिल्ली और पांडिचेरी को भी प्रतिनिधित्व है, इसमें दिल्ली प्लस पांडिचेरी का भी प्रतिनिधित्व है, ठीक है। अब राज्यसभा का इलेक्शन लड़ने के लिए आपको राज्यों का निवासी होना जरूरी नहीं है, राज्यों का निवासी होना जरूरी नहीं। आप राज्यसभा के इलेक्शन लड़ सकते हो कहीं से भी, जैसे मनमोहन सिंह जी आसाम से लड़ते थे, रहते थे पंजाब में, ठीक है। खुले मतदान की व्यवस्था है, यहाँ पर खुला मतदान होता है कि कौन किसको वोट दे रहा दिखाई देता है, ठीक है। और प्रतिनिधित्व इसका क्या है? प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर है, ठीक है। कैसे होता है ये जनसंख्या के आधार पर? अगर इसको समझें तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि प्रथम 50 लाख पर, ठीक है, प्रथम 50 लाख पर एक, फिर हर 10 लाख पर एक, उसके बाद हर 20 लाख पर एक, 50 लाख पर एक, फिर हर 10 लाख पर एक, और उसके बाद अगर फिर भी है ज्यादा जनसंख्या तो फिर 20 लाख पर एक। मतलब अगर कहीं की जनसंख्या 80 लाख है तो वहां पर 3 सदस्य होंगे। मतलब आप देखिए 80 लाख पर तीन सदस्य। लेकिन ये तय कैसे होगा? ये 1971 की जनगणना के आधार पर। समझ गए होगे आप मेरी बात, ठीक है। राज्यसभा साधारण विधेयक को कितने समय तक रोक सकती है? तो आप बता देना 6 माह तक, 6 मास तक रोक सकती है, ठीक है। अगर इसमें मतभेद है फिर भी पास नहीं हो रहा तो ज्वाइंट सेशन आएगा, ज्वाइंट सेशन होगा, और यहां पर निर्णय जो होगा वो बहुमत द्वारा होगा, ठीक है। राज्यसभा धन विधेयक पर केवल सिफारिशें दे सकती है, धन विधेयक पर केवल सिफारिश दे सकती है, ठीक है। या फिर 14 दिन तक रोक सकती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती वो, डिस्टर्बेंस इससे ज्यादा आप नहीं करा सकते, ठीक है। संविधान संशोधन विधेयक बराबर शक्ति है लोकसभा के। संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों में पास होना जरूरी है, दोनों सदनों में पास होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर पास नहीं माना जाएगा, ठीक है। आपातकाल की घोषणा, ठीक है, की स्वीकृति दोनों सदनों द्वारा,
दोनों का मतलब लोकसभा प्लस राज्यसभा देना आवश्यक है। ठीक है, स्वीकृति आवश्यक है। एक आर्टिकल है 249, आप याद रखिएगा 249 आर्टिकल है। ये कहता है कि राष्ट्रीय महत्व के विषय पर कानून निर्माण, राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे पर कानून निर्माण, ठीक है, वो चाहे तो राज्यसभा के द्वारा किया जा सकता है और ये 1 वर्ष तक प्रभावी भी रहेगा, 1 वर्ष तक प्रभावी भी रह सकता है। ठीक है, और राज्यसभा चाहे तो इसे आगे बढ़ा सकती है। इसका टेन्योर राज्यसभा चाहे तो 1 वर्ष बाद, तो 1 वर्ष बाद इसे बढ़ा सकती है। तो यहां पर इसे बड़ी मतलब इंपॉर्टेंट पावर दी। एक और आर्टिकल है, आप मैं यहीं बता देता हूं, 312 आर्टिकल 312 बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हो वो तो समझ, अगर राज्यसभा को लिखता है कि अखिल भारतीय सेवाओं में, ठीक है, अखिल भारतीय सेवा का सृजन करना जरूरी है, अखिल भारतीय सेवा, ठीक है, किसी सेवा को अखिल भारतीय सेवा के रूप में बनाना है तो ऐसे विधेयक को वो ला सकती है। ठीक है, एक और नोट करके रख लो, अगर दोनों सदनों में मतलब लोकसभा और राज्यसभा के लिए कंबाइंड है, अगर कोई सदस्य, कोई भी सदस्य, ठीक है, बिना अनुमति के 60 दिन से अधिक अनुपस्थित रहता है, अनुपस्थित रहेगा तो उसकी सदस्यता समाप्त, तो सदस्यता उसकी समाप्त कर दी जाएगी। 60 दिन वाला क्राइटेरिया आपको यहां पर याद रखना है। ठीक है, अब देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी, एक संविधान संशोधन बताया था मैंने लास्ट स्लाइड में कि दिल्ली और पौंडीचेरी का भी प्रतिनिधित्व राज्यसभा में किया गया। तो इसके अलावा और किसी यूटी का है क्या? ठीक है, अगर आप गौर करें अंडमान और निकोबार, इसका प्रतिनिधित्व नहीं है, लक्षद्वीप का नहीं है, दमनदीप का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है, ठीक है, चंडीगढ़ का प्रतिनिधित्व भी नहीं है, दादर और नागर हवेली इनका भी प्रतिनिधित्व वहां पर नहीं है। ठीक है, इन सभी की राज्यसभा में सीट नहीं है, आप याद रखते हो। ठीक है, दे डू नॉट हैव या नॉट हैव राज्यसभा सीट्स। तो कौन कौन सी यूटी है जहां राज्यसभा की सीट नहीं है? ये दमनदीप को, ठीक है, याद रखना है आपको, दादर नगर हवेली को भी याद रखना है आपको, चंडीगढ़, तो इनकी सीटें वहां पर, इनका प्रोविजन वहां पर नहीं किया गया है। चलिए अब हम लोग जानते हैं संसद की बात करें तो संसद के जो सदस्य होते हैं, जो एमपी होते हैं, इनको कुछ विशेष प्रिविलेजेस दिए जाते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस या फिर संसदीय विशेषाधिकार। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं संसदीय विशेषाधिकार। अब ये विशेषाधिकार कैसे? ठीक है, अब संसदीय विशेषाधिकार का क्या होता है? पहला विशेषाधिकार समझिए, अधिवेशन के 40 दिन पूर्व और बाद, पूर्व भी और उसके बाद भी, किसी सिविल मामले में, किसी सिविल मैटर में, ठीक है, एमपी की गिरफ्तारी नहीं होगी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की गिरफ्तारी नहीं होगी 40 दिन पहले, 40 दिन बाद। हाँ, सिविल आपराधिक मामले में गिरफ्तार कर सकते हो, आपराधिक मामले में गिरफ्तार कर सकते हो, बस ये वाली गिरफ्तार करने की इसकी सूचना अध्यक्ष और सभापति को, पूर्व में देनी होगी। ठीक है, पहले बताइए फिर गिरफ्तार करिए। दूसरी चीज, ठीक है,
अगर अधिवेशन चल रहा है, मतलब अधिवेशन का समय चल रहा है, अधिवेशन चल रहा है, इस समय आप न्यायालय में गवाह के रूप में उसको नहीं बुला सकता। न्यायालय में गवाह के रूप में या साक्षी या फिर गवाह के रूप में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं है। याद रखना, आपराधिक मैटर में तो है, वैसे नहीं। ठीक है, सदन में बोलने की स्वतंत्रता है, सदन में बोलने की स्वतंत्रता दी गई है उसको। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के विरुद्ध कोई टिप्पणी नहीं होगी। आप न्यायपालिका को प्रेशर में नहीं ला सकते, लेकिन महाभियोग के समय कर सकते हैं। महाभियोग अगर है, किसी जज पे चल रहा है, महाभियोग के समय टिप्पणी कर सकते हैं, वो अलाउ है। ठीक है, सदन की कार्रवाई जो होती है, ठीक है, उसको प्रकाशित करने से रोकने का अधिकार है पार्लियामेंट की। ठीक है, अब लेजिस्लेटिव प्रोसीजर समझते हैं, क्या है इनका, एमपी का या पार्लियामेंट का लेजिस्लेटिव प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट। मतलब विधायी प्रक्रिया क्या होती है, संसद की विधायी प्रक्रिया, इसको आप कहते हो। ये विधायी प्रक्रिया क्या है पार्लियामेंट, तो चलिए इसको समझते हैं। देखो, जो कानून निर्माण का काम है, ठीक है, ये कौन करता है? लोकसभा, राज्यसभा, उसके बाद प्लस प्रेसिडेंट, ये तीनों लोग मिलकर क्या करते हैं? कानून निर्माण में भाग लेते हैं। मतलब कोई बिल है, इसको चाहे पहले लोकसभा में रखो, चाहे फिर राज्यसभा में रख दो। ठीक है, फिर क्या करेगा? लोकसभा ने पारित कर दिया तो फिर उसको राज्यसभा पारित करेगी या फिर लोकसभा पारित करेगी, जैसा भी प्रोसीजर होगा। फिर बाद में राष्ट्रपति क्या कर देगा? इस पर सहमति दे देगा। सहमति दे देगा तो फिर बाद में क्या बन जाएगा? ये एक्ट बन जाएगा, तो बिल एक्ट बन जाएगा। ठीक है, अब ये ध्यान देना, ठीक है, ऑर्डिनरी बिल, ठीक है, बिल दो प्रकार के हैं, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, और तीसरा बिल क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। मैंने आपको बताया ऑर्डिनरी बिल दोनों सदनों में पास हो या फिर ज्वाइंट सेटिंग के द्वारा पास हो जाएगा। मनी बिल क्या कर सकते हो? लोकसभा में पास होना जरूरी है, राज्यसभा इस बिल को क्या कर सकती है? ज्यादा से ज्यादा 14 दिन तक रोक सकती है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल दोनों सदनों में अलग अलग पास होना जरूरी है। ठीक है, तो कोई भी बिल होता है ना, कोई भी बिल हो, ठीक है, इसकी फर्स्ट रीडिंग होती है। इसकी फर्स्ट जो रीडिंग होती है उसमें क्या होता है? विधेयक पेश होता है, विधेयक पेश होता है। ठीक है, फिर जो सेकेंड रीडिंग होती है, इसमें विधेयक की एक एक कॉपी दी जाती है सबको, भैया पढ़ लो। विधेयक की कॉपी सदस्यों को दी जाती है कि आप पढ़ लीजिएगा, जब अगली बैठक होगी तो वहां पर इस पर डिस्कशन करेंगे। और जो थर्ड रीडिंग होती है, यहां पर बहस होती है, चर्चा होती है, उसके बाद मतदान भी हो सकता है। ठीक है, अब जब यहां से बिल, ये जो बिल था वो क्या होता है? वहां पास हो गया तो फिर बिल कहां पहुंचेगा? वो जो विधेयक था या बिल था दूसरे सदन में जाएगा, दूसरे सदन में जाएगा। ठीक है, फिर बहुमत से पास हो जाएगा। पास हो गया तो प्रेसिडेंट साहब उस पर साइन कर देंगे और वो एक्ट बन जाएगा। अपन ने बात कर ली। विवाद है साधारण, उसके केस में तो हम लोग क्या कर सकते हैं? संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं, मतदान कर सकते हैं, और ऐसा राष्ट्रपति की सहमति से होता है। ठीक है,
अब चलिए हम लोग मनी बिल को समझते हैं। मनी बिल के प्रोविजन या धन विधेयक जिसको बोलते हो आप, चलिए इसको समझते हैं। ठीक है, ये तुरंत पास होना जरूरी होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो मनी बिल कैसे, किसी किसी कर का लगाना, अगर आप कोई नया कर लगा रहे हो उस बिल में प्रोविजन है, ठीक है, उसको लागू कर रहे हो, विनियमन कर रहे हो, या कर की रेटों को आप चेंज कर रहे हो या उसमें कुछ परिवर्तन कर रहे हो, ठीक है, मनी बिल हो गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहीं से उधार ले रही है तो वो भी मनी बिल हो जाएगा। संचित निधि से धन निकाल रही है तो वो भी मनी बिल हो जाएगा, ठीक है, या फिर उसमें जमा कर रही है, संचित निधि में जमा करना, तो ये सारे बिल क्या हो जाते हैं, मनी बिल माने जाते हैं, ठीक है। फैसला तो लास्ट लोकसभा स्पीकर का ही होता है। फाइनेंस बिल कौन सा होता है, ठीक है, धन संबंधी विषयों से रिलेटेड होता है, धन संबंधी विषयों से रिलेटेड होता है, ठीक है, जैसे जैसे लौह खनन पर कर, जैसे लौह खनन पर आप कर लगा रहे हो, ठीक है, या फिर अगले वर्ष के लिए कोई वित्तीय प्रस्ताव ला रहे हो, अगले वर्ष के लिए कोई आप वित्तीय प्रपोजल या फाइनेंशियल प्रपोजल लेके आ रहे हो तो उसको फाइनेंस बिल समझा जाएगा, ठीक है। अब मनी बिल का जो निश्चय है, ये मनी बिल है कि नहीं है, ये कौन करेगा, ये लोकसभा स्पीकर के द्वारा होता है, लोकसभा स्पीकर के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब ध्यान देना, ये जो फाइनेंस बिल है, ठीक है, वित्त विधेयक है, ये लोकसभा और प्लस राज्यसभा दोनों में पास होना जरूरी है, मेरी बात समझिएगा। मनी बिल केवल लोकसभा में पास हो जाए, राज्यसभा केवल 14 दिन तक डिले कर सकती है, लेकिन फाइनेंस बिल को दोनों सदनों में पास होना जरूरी है। अगर फाइनेंस बिल से रिलेटेड चीज है तो आर्टिकल 108 के तहत आप ज्वाइंट सेशन बुला सकते हो, ज्वाइंट सेशन का यहां पर प्रोविजन किया गया कि आओ भैया ज्वाइंट सेशन ले लो, ठीक है, ज्वाइंट सेशन बुला सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए भी लौटा सकता है, ठीक है, जो फाइनेंस बिल है ना, इसको राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। तो मेरी बात ध्यान से समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इतनी चीजें मनी बिल और फाइनेंस बिल का अंतर समझ गए कि संविधान संशोधन बिल तो अलग होता है, ये मतलब एक बारीक सी लाइन है, इस लाइन को समझना जरूरी है। वैसे मनी बिल है कि नहीं है, ये डिसीजन कौन करेगा, लोकसभा स्पीकर करेगा। अब डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा समझो आप, डिसोल्यूशन ऑफ, अगर लोकसभा को हम लोग समझें, मतलब लोकसभा का विघटन कैसे होता है, विघटन, ठीक है, जैसे तो इसके क्या इफेक्ट पड़ेंगे, अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया तो उसका विघटन हो गया, या फिर टेन्योर पूरा हो गया, या फिर टेन्योर पूरा हो गया, क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके प्रभाव क्या है, ठीक है। तो लोकसभा में लंबित जितने भी विधेयक हैं जो राज्यसभा में पास हुए थे, लोकसभा में डले हुए थे, तो क्या हो जाएंगे, ये समाप्त हो जाएंगे, ऐसा है क्या, जल्दी बताओ, नहीं, लोकसभा में जो भी बिल डले थे सिर्फ वही समाप्त होंगे, ठीक है। अगर राज्यसभा ने राज्यसभा ने ठीक है, राज्यसभा में क्या कर लिया है, तो पास कर दिया है, और लोकसभा ने पास नहीं किया है, तो ऐसे बिल समाप्त नहीं होंगे, ऐसे बिल समाप्त नहीं होंगे। इसको दोबारा ले लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना मेरी बात,
ठीक है, क्योंकि राज्यसभा तो क्या होता है, एक परमानेंटली चलने वाला सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। लोकसभा ने पास नहीं किया है, ठीक है भैया, कोई बात, ठीक है। अब मान लो कि राज्यसभा में लंबित हैं, ठीक है, और लोकसभा ने पास कर दिया है, तो ये वाले समाप्त हो जाएंगे, तो ये समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान से सुनिएगा, राज्यसभा ने भी पास कर दिया, लोकसभा ने, दोनों ने पास कर दिया, पास हो गया, लेकिन राष्ट्रपति के पास अभी लंबित है, मतलब राष्ट्रपति ने पास नहीं किया, ठीक है। तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जब राष्ट्रपति पास कर देगा तो सब कानून बन जाएगा, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये समाप्त नहीं होगा, ठीक है। अब देखो, अगर लोकसभा में कोई अनुदान मांग से संबंधित विधेयक पड़ा था, पास नहीं हो पाया, कोई प्रपोजल पड़ा था, ठीक है, कोई संकल्प पड़ा था, कोई संविधान संशोधन या कुछ भी पड़ा था, कोई संशोधन बिल पड़ा था, तो ये सब अपने आप क्या हो जाएंगे, ये समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक तो दोनों सदनों के द्वारा पास होना जरूरी है, ठीक है। तो मेरी बात को ध्यान समझिएगा, ओके। अब देखो, अब हम लोग जब यहां समझ रहे हैं तो थोड़ा सा बजट और समझ लेते हैं। बजट बड़ा इंपॉर्टेंट है। बजट के 3 चरण होते हैं, 3 चरण में पेश करा जाता है। पहले विचार विमर्श होता है किसी भी बजट पर, बात को ध्यान से सुनिएगा। फिर अनुदान मांगों पर विचार होता है, फिर अनुदान मांगों का प्रपोजल रखा जाता है, उन पर विचार होता है। फिर तीसरा विनियोग विधेयक, धन कहां से लाएं, ठीक है। उसके बाद विनियोग विधेयक लाया जाता है। विनियोग विधेयक क्या होता है, इसका मतलब होता है संचित निधि से धन निकालना। विनियोग विधेयक क्यों लेके आते हैं, विनियोग विधेयक एक प्रकार का ये धन विधेयक है, ये क्या है, धन विधेयक है। इसी प्रक्रिया के धन विधेयक के रूप में इसे पास होता है। जब बजट पर बहस और उन मांगों पर विचार चल रहा होता है, उस समय विनियोग विधेयक का पास होना जरूरी है, ताकि डेली के काम काजों को सुचारू रूप से चलाया जाए, ठीक है। अब जो बजट होता है वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, राष्ट्रपति की सहमति से इसे लोकसभा में पेश किया जाता है, ठीक है। अब बहस होती है, बहस के दौरान ना तो कोई संशोधन प्रस्तुत होता है, ना कोई संशोधन होगा, ठीक है, और ना कोई मतदान होगा, याद रखिएगा मेरी बात को, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप समझें, बजट में जो व्यय संचित निधि पर है, ध्यान देना, बजट में जो व्यय संचित निधि पर है, ठीक है, उस पर मतदान नहीं होता, उस पर मतदान नहीं होता, चर्चा की जा सकती है, आप उस पर डिस्कशन कर सकते हो, ठीक है। नोट करके आप याद रखिएगा, ये आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। अब जो लोकसभा है, जो अनुदान मांगे थी, लोकसभा क्या करे, अनुदान मांगों को या तो स्वीकार करे, या तो वो स्वीकार करे उसको, या फिर वो अस्वीकार कर दे, ये उसको डिपेंड करता है, ठीक है। पर इसमें वृद्धि नहीं की जा सकती, इसमें वृद्धि नहीं करा सकते, हाँ, इस पर मतदान हो सकता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, ये नोट नंबर 2, ये नोट नंबर 1,
ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, दो चीजें आपको ध्यान रखना, ठीक है। यदि उसमें, ठीक है, यदि अस्वीकार कर दिया या बजट में कमी का प्रस्ताव पास हो गया, या कमी का प्रस्ताव पास हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा, मंत्री परिषद बहुमत में नहीं है, तो मतलब क्या होगा, मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना होगा। मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, त्याग पत्र देना होगा, नोट मत करिएगा, इसको बार बार सुनिएगा, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। त्याग पत्र देना होगा। लोकसभा क्या कर सकती है, कमी का प्रस्ताव या तो उसको अस्वीकार, मतलब कमी करने का प्रोविजन रखा जा सकता है, ठीक है। एक और चीज, बजट में यदि किसी सेवा पर, ठीक है, अनुमानित रकम से ज्यादा व्यय हो रहा हो, तो क्या करोगे, तो आपको तो अनुपूरक अनुदान की मांग करनी होगी, तो अनुपूरक अनुदान की मांग लोकसभा में रखी जाएगी, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यदि एक नोट करके आप समझ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए नोट करा दे रहे हैं आपको नोट में, यदि विनियोग विधेयक, जो विनियोग विधेयक है, विनियोग विधेयक, ठीक है, पारित होना संभव ना हो, पारित होना संभव ना हो, तो लोकसभा अग्रिम अनुदान दे सकती है। क्या दे सकती है, अग्रिम अनुदान दे सकती है। अग्रिम अनुदान एक प्रकार का लेखानुदान होता है, ये लेखानुदान होता है, याद रखिएगा। और ये जो अग्रिम अनुदान होता है ना, वो भारत की संचित निधि पर आधारित होता है, ठीक है। ये चीजें मेरी ध्यान रखिएगा, अग्रिम अनुदान लेखानुदान है और संचित निधि पर आधारित है, आपको इतना सा ध्यान रखना है, ठीक है। यदि किसी सेवा के बड़े होने के साथ, कोई सेवा बहुत बड़ी है और उसको बजट के साथ नहीं दिया जा सकता, ठीक है, तो क्या करेंगे, तो संचित निधि से एक उसके लिए प्रत्यानुदान दिया जा सकता है। कोई सेवा है वो बड़ी है और बजट में, इसके लिए बजट में प्रोविजन नहीं है, तो इसके लिए कहां से फंड लाओगे, तो ऐसे के लिए संचित निधि से प्रत्यानुदान दे सकते हैं। प्रत्यानुदान किससे देंगे, भारत की संचित निधि पर आधारित होता है, संचित निधि से देंगे, ठीक है। अब अगर किसी प्रयोजन के लिए, किसी सेवा के लिए, प्रयोजन या सेवा के लिए बजट में पैसा नहीं है, तो क्या लेके आओगे, तो एक्सेप्शनल ग्रांट लानी पड़ेगी, तो एक्सेप्शनल ग्रांट्स लानी पड़ेगी, जिसे बोलते हैं अपवादानुदान, अपवादानुदान, ठीक है, ये लानी पड़ती है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इतनी चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जुडिशरी को, अपनी न्यायपालिका को समझेंगे और उसको पूरा फिनिश करेंगे, ठीक है। तो रिवीजन में मैं कुछ छोड़ नहीं रहा हूं आपको, आप ऐसे समझिए रिवीजन क्या, एक तरीके से आप देखा जाए तो पूरा पढ़ रहे हो, थोड़ा फास्ट मोड में पढ़ रहे हो, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ रहे हो, ठीक है। तो इतना करिए, इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलने जा रहा है और आपको एक बहुत अच्छा रिवीजन मिलने जा रहा है और आपके क्वेश्चंस यहां से आने वाले, यहीं से ही आएंगे।